आज हमारे सामने है जोसेफ मर्फी की क्लासिक किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसका दावा बहुत बड़ा है कि हमारे दिमाग के एक हिस्से में, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं, उसमें इतनी शक्ति है कि वो चमत्कार कर सकती है। हाँ। तो आज इस चर्चा का मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि लेखक क्या कह रहे हैं, बल्कि ये भी जानना है कि क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का कोई पुराना वर्जन है या इसमें सच में कोई गहरा राज छुपा है। चलिए इसे अनपैक करते हैं। बिल्कुल। और किताब की शुरुआत ही एक बहुत दमदार आइडिया से होती है। वो कहती है कि हमारे पास एक ही मन है, पर उसके दो बिल्कुल अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अच्छा। एक है चेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड, जो तर्क करता है, सवाल पूछता है और हमारी डेली लाइफ को मैनेज करता है। राइट। लेकिन असली पावर हाउस है हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। ये एक तरह से एक क्रिएटिव इंटेलिजेंस है जो हमारे गहरे विश्वासों और आदतों के हिसाब से हमारी जिंदगी को शेप करता है, बिना कोई सवाल पूछे। तो ये चेतन और अवचेतन मन का आइडिया, इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? क्योंकि ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है ना। हाँ बिल्कुल। क्या है ना, लेखक ने इसके लिए एक शानदार एनालॉजी दी है, एक जहाज की। ओके। सोचिए कि हमारा चेतन मन उस जहाज का कप्तान है। वो ब्रिज पर खड़ा है, मैप देख रहा है, ऑर्डर्स दे रहा है और डेस्टिनेशन तय कर रहा है। ओके। लेकिन जहाज को असल में चला कौन रहा है? इंजन रूम में काम करने वाली क्रू। ये क्रू हमारा अवचेतन मन है। अच्छा। उन्हें ये नहीं पता कि जहाज कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। उनका काम सिर्फ एक है, कप्तान के आदेशों को बिना सवाल किए मानना, चाहे वो आदेश सही हो या गलत हो। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर ये जानना वाकई दिलचस्प हो जाता है। इसका मतलब हमारे अंदर एक पावरफुल ऑटो पायलट सिस्टम है जो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है, भले ही वो ऑर्डर्स सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो। एग्जैक्टली। अगर कप्तान यानी हमारा कॉन्शियस माइंड बार बार ये सोचता है कि मैं ये महंगा फोन नहीं खरीद सकता या मेरी किस्मत ही खराब है, तो इंजन रूम की क्रू यानी सबकॉन्शियस ये पक्का करेगी कि जहाज कभी उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही नहीं। बिल्कुल यही पॉइंट है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, बहस नहीं करता, वो बस दिए गए ब्लूप्रिंट पर काम करता है। किताब में महान ओपेरा सिंगर एनरिको कारूसो का एक किस्सा है। एक बार उन्हें स्टेज पर जाने से ठीक पहले जबरदस्त स्टेज फ्राइट हुआ। अच्छा। उनका गला घबराहट से एकदम बैठ गया, पसीने छूटने लगे। वो कह रहे थे मैं गा नहीं सकता। लेकिन फिर उन्होंने खुद से बात की। उन्होंने चिल्लाकर कहा, छोटा माए बड़े माए को दबाने की कोशिश कर रहा है। छोटा माए बड़े माए को, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ उनका छोटा माए था डर से भरा चेतन मन, और बड़ा माए था उनके अवचेतन मन की असीम शक्ति। उन्होंने अपने बड़े माए को आदेश दिया, तुम स्टेज पर जाओगे और गाओगे। वाह। और कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने स्टेज पर जाकर अपनी जिंदगी की सबसे शानदार परफॉर्मेंसेस में से एक दी। तो उन्होंने कॉन्शियसली अपने ऑटो पायलट को ओवरराइड किया। ठीक है। तो अगर सबकॉन्शियस माइंड हमारा क्रू है, तो कप्तान अपने ऑर्डर्स इंजन रूम तक पहुंचाता कैसे? हाँ। क्या सिर्फ हमारे थॉट्स काफी है? इसका माध्यम है सुझाव या सजेशन। हमारा अवचेतन मन उन सभी सुझावों को सच मानकर स्वीकार कर लेता है जिन पर हमारा चेतन मन विश्वास कर लेता है। यही विश्वास का नियम है। और मजे की बात यह है कि परिणाम इस पर निर्भर नहीं करता कि आप किस चीज पर विश्वास कर रहे हैं, किसी ताबीज पर, किसी डॉक्टर पर या खुद पर। परिणाम विश्वास की इंटेंसिटी पर निर्भर करता है। आपका अवचेतन मन बस आपके विश्वास पर रिएक्ट करता है। किताब में इसका एक बड़ा हैरान करने वाला उदाहरण है। एक जहाज पर एक यात्री है जिसे कोई मजाक में कह देता है कि तुम बहुत बीमार लग रहे हो। हाँ। वो इस बात पर यकीन कर लेता है और सच में बीमार पड़ जाता है। लेकिन वही बात जब जहाज के एक पलाने नाविक से कही जाती है तो वो हंसकर टाल देता है। तो इसका मतलब है कि हम नेगेटिव सजेशन से खुद को शील्ड भी कर सकते हैं। बिल्कुल। उस नाविक और यात्री में फर्क क्या था? फर्क था उनके पहले से मौजूद गहरे विश्वास का। नाविक के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात पत्थर की लकीर की तरह लिखी हुई थी कि मैं एक मजबूत नाविक हूँ और समुद्री यात्रा से बीमार नहीं पड़ता। अच्छा। इसलिए बाहरी सुझाव उसके इस अंदरूनी विश्वास को भेद नहीं पाया। ये सुझाव दो तरह से आते हैं। एक तो वो जो हम खुद को देते हैं, जिसे ऑटो सजेशन कहते हैं, खुद को, और दूसरे वो जो हमें दुनिया से, लोगों से मिलते हैं, जिसे हेट्रो सजेशन कहा जाता है। बचपन से हमें कितने नेगेटिव सुझाव मिलते हैं, तुम ये नहीं कर सकते, गणित तुम्हारे बस का नहीं, तुम कभी कामयाब नहीं होगे। सही बात है। अगर हम इन्हें सच मान लें तो वे हमारी रियलिटी बन जाते हैं। ताकि बेटी को गठिया और त्वचा की एक गंभीर बीमारी थी। वो अपनी बेटी से इतना प्यार करता था कि लगभग 2 साल तक वो दिन रात यही कहता रहा,
मैं अपनी बेटी को ठीक देखने के लिए अपना दाहिना हाथ भी दे दूंगा। एक दिन एक कार एक्सीडेंट में उसका दाहिना हाथ कंधे से कट गया और किताब के अनुसार उसी पल उसकी बेटी की सालों पुरानी बीमारी चमत्कारिक रूप से गायब हो गई। हाँ, ये एक बहुत ही मार्मिक और पावरफुल कहानी है। एक मिनट, ये कहानी तो बहुत डिस्टर्बिंग है। ये तो एक तरह से बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर वाली बात हो गई। हाँ, कह सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा अवचेतन मन एक जिन की तरह है जो आपकी बात तो मानता है पर अपने तरीके से, जिसके खतरनाक परिणाम भी हो सकते हैं। क्या किताब में इस शक्ति के लिए कोई सेफ्टी मैनुअल भी दिया गया है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है हाँ। सेफ्टी मैनुअल है हमारा चेतन मन। अच्छा। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अपने शब्दों और विचारों को लेकर कितना सावधान रहना होगा। अवचेतन मन मजाक नहीं समझता, वो शाब्दिक अर्थ लेता है। बिल्कुल लिटरल। हाँ, इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमें अपने अवचेतन को केवल वही सुझाव देने चाहिए जो चंगा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ऊंचा उठाते हैं और प्रेरित करते हैं। हमें अपने मन का गेटकीपर बनना होगा और हर नेगेटिव विचार को बाहर ही रोक देना होगा। ऑलराइट, तो हम जानते हैं कि यह पावरफुल है और इसे सावधानी से हैंडल करना है। तो अब प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। हम बेहतर कप्तान कैसे बने और सही ऑर्डर्स कैसे दें? मर्फी ने कौन से टूल्स या तकनीकें सुझाई हैं? किताब में कई तकनीकें हैं, लेकिन 3 बहुत ही सरल और असरदार हैं। पहली है मेंटल मूवी मेथड, या जिसे हम आज की भाषा में विजुअलाइजेशन कहते हैं। विजुअलाइजेशन, हाँ। इसमें आप अपनी इच्छा पूरी हो जाने के बाद के फाइनल रिजल्ट को अपनी कल्पना में एक फिल्म की तरह देखते हैं। सिर्फ देखना नहीं, उसे महसूस करना है। महसूस करना, ओके। जैसे लेखक को अपना घर बेचना था, तो उन्होंने रात को सोने से पहले ये कल्पना की कि उन्होंने बिकाऊ है का बोर्ड उखाड़कर अपने कंधे पर रखा, गैराज में ले जाकर फेंक दिया और खुशी महसूस की। अगले ही दिन एक खरीदार आया और उसने बयाना दे दिया। बाहरी एक्शन भीतरी एक्शन को फॉलो करता है। ये तो काफी कुछ वैसा ही है जैसा टॉप एथलीट्स करते हैं। वे गेम से पहले परफेक्ट शॉट या जीत को बार बार अपने दिमाग में विजुअलाइज करते हैं। बिल्कुल, प्रिंसिपल वही है। और दूसरी तकनीक कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड से जुड़ी है। हाँ, उसे लेखक थैंक यू तकनीक कहते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कहीं ज्यादा गहरी है। इसमें आप अपनी इच्छा पूरी होने से पहले ही उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पहले ही? हाँ, एक व्यक्ति था जो भारी कर्ज में डूबा था। हाँ। उसने 3 हफ्तों तक हर सुबह और रात शांति से बैठकर दोहराना शुरू किया, मेरी संपत्ति के लिए धन्यवाद पिता। वो अपने अंदर की अनंत शक्ति को धन्यवाद दे रहा था। धीरे धीरे कृतज्ञता की भावना ने उसके मन में चिंता और डर की जगह ले ली। जल्द ही उसे एक पुरानी नौकरी से कहीं बेहतर तनख्वाह का प्रस्ताव मिला और उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल गई। एक आभारी दिल हमेशा ब्रह्मांड की क्रिएटिव एनर्जी के ज्यादा करीब होता है, ये बात है। हाँ, बिल्कुल। और सोने से ठीक पहले का समय बहुत क्रूशल बताया गया है। एक स्लीपिंग तकनीक भी है। ये बात तो लॉजिकल भी लगती है। सोने से पहले हमारा क्रिटिकल माइंड, हमारा तर्क करने वाला दिमाग शटडाउन हो जाता है, तो शायद तो सबकॉन्शियस तक डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता होगा। हाँ, बिल्कुल सही। सोने से ठीक पहले का समय और सुबह उठने के तुरंत बाद का समय, ये 2 ऐसे वक्त हैं जब हमारा अवचेतन मन सुझावों के लिए सबसे ज्यादा खुला होता है। अच्छा। किताब में बोडवेन तकनीक का जिक्र है। इसमें आप अपनी इच्छा या समस्या को एक छोटे यादगार वाक्य में समेट लेते हैं। जैसे यह दैवीय व्यवस्था में पूरा हो गया है, या और सरल शब्दों में सब ठीक हो गया है। फिर इसे एक लोरी की तरह नींद आने तक धीरे धीरे दोहराते हैं। इससे वो विचार आपके चेतन मन के तर्क को बाईपास करके सीधे आपके अवचेतन मन में पहुंच जाता है और वो रात भर उस पर काम करता है। ओके, तो ये तकनीकें, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, स्लीप सजेशंस, ये हमारे इनर स्टेट को बदलने के लिए तो बहुत पावरफुल लगती हैं। लेकिन बड़ा सवाल जो शायद कई लोगों के मन में होगा वो ये है कि क्या ये दिमागी कसरत असल में हमारी रियल वर्ल्ड की चीजों को बदल सकती है? जैसे हमारी सेहत या हमारा बैंक बैलेंस? हाँ, एग्जैक्टली। क्या किताब माइंड और मैटर के बीच की इस गैप को भरती है? लेखक का तर्क है कि ये बिल्कुल भरती है। स्वास्थ्य के मामले में उनका सिद्धांत बहुत सीधा है। अवचेतन मन ने ही इस शरीर को बनाया है और वो इसे बनाए रखना जानता है, इसलिए वो इसे ठीक भी कर सकता है। ठीक है। स्कॉटलैंड के एक सर्जन डॉक्टर जेम्स एसेडेल का एक अविश्वसनीय उदाहरण दिया गया है। 1843 से 1846 के बीच, जब एनेस्थीसिया की खोज भी नहीं हुई थी, राइट। उन्होंने सिर्फ मानसिक सुझावों का इस्तेमाल करके लगभग 400 बड़े ऑपरेशंस किए,
जैसे अंगों को काटना, ट्यूमर निकालना। बिना एनेस्थीसिया के 400 बड़े ऑपरेशन, ये तो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। आज के जमाने में क्या हम इसे प्लेसिबो इफेक्ट या हिप्नोसिस का एक एक्सट्रीम फॉर्म कहेंगे? ये हुआ कैसे? आप इसे बिल्कुल वैसा कह सकते हैं। डॉक्टर एसिडेल मरीजों को एक तरह की सम्मोहित अवस्था में ले जाते थे और उनके अवचेतन मन को ये सुझाव देते थे कि ऑपरेशन के दौरान उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होगा। ज्यादा थी, लेकिन डॉक्टर एसडेल के मरीजों में मृत्यु दर सिर्फ 2-3% थी। 2-3%? वाह! ये अवचेतन मन की हीलिंग पावर का एक जबरदस्त प्रमाण था। ये तो सच में दिमाग हिला देने वाली बात है। और पैसे के बारे में क्या? किताब इस आम धारणा को चुनौती देती है कि पैसा सिर्फ कड़ी मेहनत से आता है। हाँ, लेखक का कहना है कि अमीर होना या गरीब रहना ये एक मानसिक अवस्था है, एक सबकॉन्शियस कन्विक्शन है। एक कन्विक्शन। हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए मैं अमीर हूँ जैसे एफर्मेशंस इसलिए काम नहीं करते क्योंकि जब वो ये बोलते हैं तो उनका चेतन मन कहता है नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास तो पैसे है ही नहीं। इससे एक मानसिक संघर्ष पैदा होता है। तो इसका समाधान क्या है? सिर्फ धन सफलता जैसे शब्द दोहराने से किसी के बैंक अकाउंट में पैसे कैसे आ सकते हैं? क्या किताब ये कह रही है कि ये कोई जादुई मंत्र है या ये हमारे एक्शंस और अवसरों में कोई बदलाव लाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये कोई जादुई मंत्र नहीं है। लेखक एक अलग तकनीक सुझाते हैं। ओके। दिन में कई बार 5-10 मिनट के लिए बस धन और सफलता जैसे शब्दों पर ध्यान केंद्रित करें। ये शब्द किसी से बहस नहीं करते, ये बस आपके मन में धन और सफलता की भावना को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। भावना को? हाँ, और जब आपके अंदर धन की भावना पैदा होती है तो आपका अवचेतन मन आपको ऐसे विचारों, अवसरों और रास्तों की तरफ आकर्षित करना शुरू कर देता है जो असल में धन लाते हैं। मतलब आप ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, आपको नए आइडियाज आते हैं, आप सही लोगों से मिलते हैं। बिल्कुल। तो ये भावना है जो धन पैदा करती है, ना कि सिर्फ शब्द। तो इस पूरी चर्चा को अगर डिस्टिल करें तो बात ये निकल कर आती है कि हम अपनी जिंदगी के पैसिव ऑडियंस नहीं बल्कि एक्टिव स्क्रिप्ट राइटर्स हैं। हमारी रोज की छोटी छोटी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे गहरे विश्वास असल में हमारी फ्यूचर रियलिटी का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और किताब का सबसे जरूरी संदेश यही है कि आप या तो इस स्क्रिप्टिंग को डिफॉल्ट मोड पर होने दे सकते हैं जो डर, शक और बाहरी नकारात्मक सुझावों पर आधारित होगी, या फिर आप होशपूर्वक कलम उठाकर वो कहानी लिख सकते हैं जो आप सच में जीना चाहते हैं। हाँ, हम निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, हम इस प्रक्रिया को निर्देशित कर सकते हैं। अंत में एक विचार जिस पर मनन किया जा सकता है। किताब का एक मूल सिद्धांत है कि हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक प्रभाव है। हाँ, अगर ये सच है तो किसी के जीवन में एक प्रमुख, बार बार आने वाली परिस्थिति का वो कौन सा एक अनजाना, बार बार दोहराया जाने वाला विचार हो सकता है जो उसका असली कारण बना हुआ है।